नमस्कार दोस्तों, आज सेलेक्टेड न्यूमेरिकल की सीरीज में हम लेकर आए हैं सेकंड बुक के सेलेक्टेड न्यूमेरिकल। अब पेपर का बचा है एक दिन और तैयारी आपकी हो गई होगी कंप्लीट। नोट्स, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, पीवाईक्यूज ऑल आर कंप्लीट। तो आज हम सेकंड बुक के सेलेक्टेड न्यूमेरिकल के साथ आपके साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इसमें से आता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में से किस किस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो पहला न्यूमेरिकल बनता है रे ऑप्टिक्स में से वो बनता है F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसमें क्या होगा बेटा, आपको F दे देगा, R पूछ लेगा, R दे देगा, F पूछ लेगा। सपोज दैट R बराबर 40 सेंटीमीटर, आपसे कहेगा फोकस दूरी बताओ। 2 सेकंड लगाएंगे। F बराबर R/2 40/2 और ये आ गया 20 सेंटीमीटर, या F दे के R पूछ लेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। इस सीरीज में जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो बेटा पूछा जाता है सबसे पहले दर्पण से। तो दर्पण से किस टाइप का सवाल पूछा जाता है, इसके लिए आपको 2 चीजें याद रखनी। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के भाई? 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दर्पण 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल। चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, याद रखना है U का मान हमेशा किस में होता है? माइनस में। अगर दूसरे प्रश्न पूछा जाएगा इस चैप्टर में तो यह पूछा जाएगा चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, U का मान किस में आता है? माइनस में। अवतल की फोकस दूरी किस में होगी? माइनस में। और उत्तल की फोकस दूरी किस में होगी? प्लस में। आपको विशेष गौर करना है। फोकस उत्तल की फोकस दूरी प्लस में होती है, अवतल की फोकस दूरी माइनस में होती है। U का मान दोनों के लिए ही माइनस में होता है। जिसका चिन्ह निकालते हैं, जैसे V का मान चाहिए आपको, जिसका मान निकालते हैं उसका चिन्ह नहीं रखते। तो इसका सवाल करा देता हूं। इसमें एक बात याद रखनी है आपको, U का मान माइनस में, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल। अगर उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी, उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी किस में होगी? प्लस में। और अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, अवतल की फोकस दूरी किस में होगी? माइनस में। अब एक सवाल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है तथा इसको ले जाओ ना बेटा बाहर। तथा वस्तु अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तथा वस्तु अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो आपसे कहता है प्रतिबिंब की स्थिति, कोमा प्रकृति और क्या बताओ? आवर्धन बताओ। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। दर्पण का सवाल है तो सबसे पहले दर्पण का नाम लिखें। कौन सा दर्पण है भाई? अवतल दर्पण। देखो सवाल करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले क्या लिखा करो? गिवन। तो बताओ बेटा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मतलब R कितना सेंटीमीटर? 80। वक्रता त्रिज्या हमारे कभी भी काम की नहीं होती। यहां पर हमें चाहिए F बराबर R/2 80/2 और ये आ गया 40 सेंटीमीटर। वस्तु का मतलब है बिंब। दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर रखा है तो बिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर। अच्छा, बिंब की दूरी को किससे लेंगे? माइनस से। चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, कुछ भी हो, रे ऑप्टिक्स में U का मान हमेशा किस में आएगा? माइनस में। और F का मान भी किस में आ जाएगा? माइनस में। क्यों आएगा माइनस में? अवतल। कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल।
तो अब आपको चाहिए प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब V, कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा। एक चाहिए आपको प्रकृति, कैसा बनेगा, वास्तविक या उल्टा, आभासी या सीधा, और एक चाहिए आपको मेरे भाई आवर्धन। सबसे पहले दर्पण का सवाल है तो सीधा कौन सा सूत्र लगा दे बेटा, दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f का मान कितना भाई, -40, u का मान कितना भाई, -60। अब v का मान चाहिए आपको, तो जिसका मान चाहिए था होता है उसका चिन्ह नहीं रखते, तो क्या v का चिन्ह रखेंगे क्या, नहीं। तो यह आ गया -1/40 प्लस 1/60 बराबर 1/v। क्या आ रहा है यहां से भाई, 120, माइनस कितनी बार, 3 बार, प्लस 2 बार 1/v। तो यह आ गया -1/120 बराबर 1/v, v बराबर -120 सेंटीमीटर। तो बताओ प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा भैया 120 सेंटीमीटर दूर। खत्म। अब आपको चाहिए प्रकृति। देखो भैया प्रकृति कभी भी चाहिए आपको यहां पर रे ऑप्टिक्स में, तो आप निकालो m। हाँ भाई प्रकृति के लिए किसको निकाला जाता है, m को। हाँ भाई प्रकृति के लिए किसको निकालते हैं, m को। तो m बराबर सूत्र क्या होता है, -v/u। m बराबर -v/u। माइनस v का मान कितना भाई, -120, ये रहा v का मान। u का मान कितना भाई, -60, माइनस से क्या कटेगा, -6 कम 6, 6 दूनी 12, तो m बराबर आ गया -2। अब माइनस का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया, वास्तविक और उल्टा। और 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 गुना बड़ा बनेगा। सिर्फ संख्या देख रहे हैं आपको, प्लस माइनस नहीं देखना, संख्या 2 आ रहा है तो 2 गुना बड़ा। अब माइनस में आया m का मान, मतलब वास्तविक और उल्टा। यदि m का मान प्लस में आता तो कैसा बनता, आभासी और सीधा। इसी पर टाइप ये सवाल हो सकता है कि अवतल की जगह कौन सा दर्पण लिख देता, उत्तल। तो कुछ नहीं करना था आपको भाई, ये जो आपने फोकस दूरी है माइनस की जगह क्या हो जाती, प्लस, उत्तल की, बाकी पैटर्न नहीं रहता। तो ये आपका हो गया दर्पण का सवाल इस तरीके से। दर्पण के बाद इसमें से सवाल पूछता है प्रिज्म का। तो प्रिज्म का एक सवाल दे दिया जैसे आपको कि प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है। सवाल दे दिया कि प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है तथा अपवर्तक कोण कितना डिग्री है, 60। तो विचलन कोण ज्ञात करो। तो विचलन कोण ज्ञात करो। सबसे पहले जब सवाल करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है अपवर्तनांक कितना दे रखा है, √2। हाँ भाई अपवर्तनांक कितना दे रखा है बेटा, √2, ठीक है। अपवर्तक कोण का मतलब होता है प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है n बताओ, n का मतलब आपसे पूछ रहा है डेल्टा मिनिमम, विचलन कोण बताओ। तो आप सीधा भाई अपवर्तनांक दे रखा है √2, प्रिज्म कोण दे रखा है 60। आपसे पूछ रहा है किसने सूत्र बेस्ड सवाल आएगा रे ऑप्टिक्स में, सवालों का एक न्यूमेरिकल्स का एक हवा बना रखा, फिर कुछ नहीं है, जो दे रखा है उसको लिख दे, जो चाहिए उस पे क्वेश्चन मार्क लगा और सीधा लगा सूत्र। डायरेक्ट सूत्र बेस्ड सवाल आते हैं, राजस्थान बोर्ड की जो पेपर पैटर्न है वो एक वो सूत्र बेस्ड सवाल देता है। तो सीधा आप लगा दें कौन सा सूत्र भाई, प्रिज्म सूत्र, n बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन में साइन a/2। n का मान कितना, √2। भाई n का मान कितना है बेटा, √2 साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a का मान 60/2 और साइन 60/2, साइन कितना हो जाएगा 30। अब साइन 30 का मान कितना होता है,
1/2। जैसे ये 1/2 यहां आएगा तो ये √2 में 2 टुकड़े कर लेंगे, √2 और √2 से √2, तो ये क्या बचेगा 1/√2 और साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45। क्या लिख सकते हैं भैया, साइन 45। साइन 45 बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। साइन से क्या कट गया साइन, 45 बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। ये यहां आ गया 90, 45 दूनी 90, डेल्टा मिनिमम प्लस a। ठीक है, अरे a लिख दे या 60 लिख दे, a की जगह 60, तो डेल्टा मिनिमम बराबर 90 माइनस 60, और ये कितना डिग्री आ गया 30। तो ये ऑप्टिक्स का एक और शानदार सवाल कर दूंगा। अब इसमें से आते हैं लेंस के सवाल। यदि लेंस में से सवाल पूछेगा तो कैसे सवाल पूछेगा आपसे, पहला सवाल लेंस में से ये पूछता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है, 100 नहीं, ये मान लो 30 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर है, 30, तथा वस्तु उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तथा वस्तु उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो वही पुराना पैटर्न, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कौमा प्रकृति, और क्या ज्ञात करो, आवर्धन ज्ञात करो। हाँ भाई सॉल्यूशन, सबसे पहले लेंस का नाम लिखो, कौन सा लेंस है भाई, उत्तल लेंस। फोकस दूरी f 30 सेंटीमीटर। आपको वस्तु कितनी, उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर है, मतलब वस्तु की दूरी 60 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी आपसे पूछ रहा है v, और एक पूछ रहा है प्रकृति, और एक पूछ रहा है भाई आवर्धन। फर्स्ट ऑफ ऑल f का मान प्लस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस, उत्तल चाहे दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी किसमें होती है, प्लस में। u का मान किसमें होगा, माइनस में। हमें चाहिए v का मान। तो अब दर्पण सूत्र नहीं भाई, अब कौन सा सूत्र लगेगा, लेंस सूत्र लगाने पर। अब दर्पण सूत्र नहीं हो भाइयों, अब लगेगा लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र लगाया आपने, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस सूत्र अलग होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का मान कितना भाई 30, v का मान है चाहिए, इसका छेड़ेंगे नहीं इसको, और u का मान है -60, -60 हो जाएगा +60। 1/30 माइनस 1/60 बराबर 1/v, यहां से ले लिया 60 दो बार, माइनस एक बार बराबर 1/v, 1/60 बराबर 1/v, v बराबर 60 सेंटीमीटर। तो बताओ प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, 60 सेंटीमीटर। अब आपको प्रकृति चाहिए तो आपको निकालना m। इसका m खास बात यह है इंपॉर्टेंट, इसके m का सूत्र -v/u नहीं होता, इसके m का सूत्र होता है +v/u। समझ गए, दर्पण का m क्या था, -v/u, और इसका m होता है +v/u। v का मान 60, भाई v का मान कितना है 60, राइट, और u का मान है -60, ये कट गया, कितना आ गया -1, -1 का मतलब वास्तविक, और कैसा बनेगा उल्टा, और कैसा बनेगा बराबर। भाई एक को देखो, संख्या को देखो, संख्या तो एक है मतलब बराबर, यानी जब साइज की बात करें तो सिर्फ संख्या देखनी, प्लस माइनस नहीं देखना, और संख्या कितनी है एक, तो मतलब कैसा बनेगा बराबर, माइनस में आया तो वास्तविक और उल्टा। अगला रे ऑप्टिक्स में से फिक्स सवाल, जहां से पेपर हमको दे देना है। हाँ, अगर इसी में उत्तल लेंस की जगह अवतल लेंस होता तो कुछ नहीं करते, फोकस दूरी को किस में कर देते, माइनस में, और सूत्र वगैरह पैटर्न सब ये रहता।
लेंस का सवाल हो गया, दर्पण का हो गया, प्रिज्म का हो गया। अगला जो सवाल आता है वो आता है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है f, बटे कहां है, हवा में। यदि इसी उत्तल लेंस को कहां ट्रांसफर कर दे भाई, पानी में। यदि इसी उत्तल लेंस को पानी में ट्रांसफर कर दिया जाए, अच्छा फोकस दूरी है कहां पर, हवा में, कितनी f, तो माना पानी में कितनी हो गई f डैश। अब ये कहता है बताओ भाई पानी में ले जाने पर कितनी हो जाएगी। तो कुछ नहीं, जब आपको R1 और R2 के बारे में ना बताया जाए तो इनको कितना मान लिया करो, R1 R2 R के बराबर। अगर उत्तल लेंस है तो R1 होगा प्लस में और R2 किस में होगा, माइनस में। अगर अवतल है तो उल्टा कर दो भाई। अगर यहां पर आपके पास उत्तल है तो उत्तल में तो R1 को किस में ले लो, प्लस में, और R2 को किस में ले लो, माइनस में। लेकिन अगर अवतल हो, आप तो उत्तल का याद रख लो, पहला प्लस में दूसरा माइनस में, अवतल में उल्टा कर देना, लेकिन सवाल उत्तल का ही आता है सीधा। कौन, अच्छा ये कोण है N1, ये N2 और ये कोण है N1। N1 बाहर का मतलब हवा, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1। N2 कहां का है, अंदर, कांच का, कितना होता है, 1.5। तो सीधा लेंस मेकर सूत्र, कौन सा सूत्र लगा दो भैया, लेंस मेकर। और लेंस मेकर सूत्र है आपके पास 1/f बराबर N2 माइनस N1 बटा N1, 1/R1 माइनस 1/R2, 1/f। N2 का मतलब 1.5, N1 का मतलब 1 और बटा में 1, 1/R1, R1 की जगह प्लस R, इसकी जगह माइनस R, और माइनस R क्या हो जाएगा, प्लस R, 1/f। ये बच गया 0.5, 1/R कितना हो गया, 2/R, ये 0.5 हो जाएगा 1/R। अरे 0.5 को डबल करो तो 1, तो F बराबर क्या आ गया, R। अब पानी ले गए तो दोबारा से अगेन कौन सा सूत्र लगाने पर, लेंस मेकर सूत्र। हाँ भाई कौन सा सूत्र लगाने पर, लेंस मेकर। तो अगेन लेंस मेकर 1/f, F की जगह F डैश, N2 माइनस N1 बटा N1, 1/R1 माइनस 1/R2। आज हम लेकर आए हैं सेकंड बुक के सिलेक्टेड सवाल, शानदार, जानदार, जबरदस्त। डायरेक्ट कल आपको ये पेपर में मिल जाएंगे। देखिए N2 का मान, N2 कौन है भाई, ये N1 N2 N1। अब N2 कौन है, N2 तो कांच ही रहेगा भाई, पानी में ले जा, कहीं ले जा, कांच तो कांच रहेगा। तो ये हो गया कांच का 3/2 माइनस। अब N1 हवा नहीं है, पहले हमने N1 का मान 1 रखा था भाई, हवा थी। अब ये कौन है, पानी, पानी है तो इसका उत्तर आएगा 4/3 और बटा में 4/3, 1/R, माइनस माइनस प्लस 1/R, 1/f डैश। यहां से क्या आ रहा है भाई, 6, 2 तिया 6 3 बार और 3 तिया 9, माइनस 2 और ये हो गया 8 और 4/3 और 2/R, 1/6, ये 4/3 ऊपर जाके 3/4 और 2/R, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/4R, 1/f डैश। तो f डैश बराबर क्या आ गया, 4R, और f डैश बराबर R का मान क्या है, 4f, यानी फोकस दूरी कितना गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। अगर हवा में फोकस दूरी 10 है, अगर हवा में फोकस दूरी 10 है तो बताओ पानी में ले जाने पर कितनी हो जाएगी, 40, राइट। अगर पानी में 40 है तो हवा में ले जाने पर 10, उल्टा हो जाएगा भाई। पानी में 40 है तो आप जाने तो f डैश बराबर में 4f, पानी में 40 है तो f का मान क्या है, f डैश का, f डैश का, अरे f तो हवा में है ना, और 4f, 4 का भाग लगा दिया, 40/4, तो ये आ गया भाई 10, राइट।
ये अंतिम प्रयास चल रहा है। अंतिम प्रयास हमारा देखिए, अब सवाल वही है, लेकिन अब की बार इसको ऐसे काट दिया, ऐसे दो भागों में काट दिया ऐसे, तो नया टुकड़ा ऐसा बन गया ये वाला। अब ये कहता है अच्छा ये तो पूरा वही रहेगा, प्रॉपर सूत्र लगाया कि अब पहले पानी मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, ऐसे काट दिया इसको बीच में से, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसे दो भागों में काट दिया, तो नए भाग की कितनी है बता। अब ये कह रहा है बताओ मुख्य अक्ष के लंबवत यदि ऐसे काट देंगे, लंबवत ऐसे टुकड़ा बना देंगे, तो बताओ कितनी हो जाएगी। n1 n2 n1। अब कुछ नहीं, r1 का मान तो आ रही है भैया r1 है, लेकिन r2 का मान क्या हो गया अनंत। ये समतल है और समतल दर्पण की या समतल भाग की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है अनंत। हाँ भाई, समतल भाग की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है अनंत। अब देखो सीधा सूत्र लगाओ, कौन सा सूत्र लगा देंगे, लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n2 माइनस n1 बटा n1, 1/r1 माइनस 1/r2, f की जगह f डैश तो 1/f डैश बराबर n2 का मान वही 1.5 भाई 1.5 कहां चले देखो, n1 का मान 1 बटा में 1, 1/r1, r1 की जगह r और माइनस 1 अनंत, तो 1/f डैश बराबर में ये आ गया 0.5 और ये हो गया 1 बटा r, भाई ये तो 0 हो जाएगा। 1/f डैश बराबर इसको 1 बटा 2 लिख सकते हैं 0.5 को, कुछ नहीं r1 r है और r2 है अनंत, तो f डैश बराबर में कितना आ गया 2r और r का मान कितना है f, तो f डैश बराबर 2f, दुगनी हो जाएगी। यदि एक उत्तल लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत दो भागों में काट दें तो बताओ फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, दुगनी। आगे चले, भाई ये उत्तल लेंस है इस तरीके से, इसकी फोकस दूरी कितनी है f, ये n1 n2 और n1। n2 कौन होता है कांच, ठीक है भाई, और n1 कौन होता है भाई हवा। हवा का कितना होता है भाई 1 और कांच का कितना होता है 1.5। अब की बार इसको ऐसे काट दिया ऐसे, तो ये टुकड़ा ऐसे आ गया। अच्छा पहले इसके लिए सूत्र लगाओ, r1 बराबर प्लस r और r2 बराबर में माइनस r। अब ये कहता भाई कौन सा सूत्र लगाने पर, लेंस मेकर सूत्र लगाने पर, तो लेंस मेकर सूत्र लगाओगे आप 1/f बराबर n2 माइनस n1 बटा n1, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f n2 का मान 1.5 माइनस n1 का 1 बटा 1, इसकी जगह r और माइनस माइनस प्लस r, 1/f ये आ गया 0.5, ये 2 बटा r, वही 2 इंटू 0.5 1 बटा r, तो f बराबर में क्या आ गया r, समीकरण नंबर 1। अब ये तो था इस प्रॉपर लेंस के लिए। अब वो टुकड़ा इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। देखो भाई ये है मुख्य अक्ष के समांतर, कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। अब समझना, मुख्य अक्ष के समांतर 2 भागों में बांट दिया। रात में प्रॉपर नींद ले, बढ़िया तरीके से पढ़े, पेपर नॉर्मली आएगा, जो आपने पढ़ रखा है उसमें से आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई साहब ये n1 ये n2 और ये n1, वही r1 की जगह r, लेकिन प्लस r और r2 की जगह माइनस r में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों भाई साहब, मुख्य अक्ष के कैसे काटा, समांतर ऐसे, ये मुख्य अक्ष और इसी के क्या काटा, समांतर ऐसे। अगेन कौन सा सूत्र लगा देंगे, लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, 1/f
एफ की जगह कितना भाई एफ डैश n2 माइनस n1 बटा n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 1 अपॉन f डैश n2 कितना है जी 1.5 वही n1 n2 दिखाई दे रहा है आपको n1 कितना है जी 1 बटा में 1 अपॉन r माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन r अरे ये प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन f डैश ये हो गया 0.5 गुना 2 बटा r 1 बटा r तो f डैश बराबर में क्या हो गया r f डैश बराबर में r की जगह f फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है। पानी में ले जाओ 4 गुनी ऐसे काटो लंबवत 2 भागों में तो दुगनी और अगर ऐसे काट दोगे तो क्या रहेगी अपरिवर्तित। इसके बाद एक शानदार सवाल आता है आपको फोकस दूरी दे देगा मान लो कितनी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर आप पूछेगा लेंस क्षमता क्या पूछेगा भाई लेंस क्षमता ये जबरदस्त और तगड़ा सवाल फोकस दूरी देगा लेंस क्षमता आप सीधा सूत्र लगाना p बराबर 1 अपॉन f लेकिन f मीटर में होना चाहिए f किस में होना चाहिए भाइयों मीटर में गर्दा उड़ा देंगे देखिए मीटर में तो 20 लेकिन मीटर में मतलब 10 की पावर माइनस 2 10 की पावर माइनस 2 ऊपर 10 की पावर 2 मतलब 100 और बटा में 20 उत्तर आ गया 5 डायोप्टर। हाँ भाई फोकस दूरी देकर क्या पूछ लेगा लेंस क्षमता। अगला सवाल आपको देगा लेंस क्षमता कितने डायोप्टर 5 फोकस दूरी पूछेगा तो आपने लगा दिया f बराबर 1 अपॉन p p बराबर 1 अपॉन f तो f बराबर क्या हो गया 1 अपॉन p और f बराबर में 1 अपॉन p 1 अपॉन p का मान 5 तो ये आ गया 0.2 मीटर। लेकिन जब भी लेंस क्षमता डायोप्टर की बात चलेगी तो मीटर लेकिन आपसे पता है क्या पूछेगा फोकस दूरी होगी 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर c 30 सेंटीमीटर इनमें से कोई नहीं। अब बच्चा कहेगा यार तेरा उत्तर 0.2 आया है ये तो है ही नहीं यार कहीं भी तो इनमें से कोई नहीं। अरे अनाड़ी ये किस में है मीटर में ऑप्शन देखो किस में दे रहा है सेंटीमीटर तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर गुणा करो 100 से तो 20 तो उत्तर क्या होगा 20। फोकस दूरी देके लेंस क्षमता देके फोकस दूरी पूछ लेगा आपसे। एक तगड़ा सवाल आएगा लेंसों का संयोजन लेंसों का संयोजन इसका सूत्र होता है 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। हाँ जी क्या है लेंसों के संयोजन का सूत्र 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन f1 और प्लस में 1 अपॉन f2 इसे कहते हैं लेंसों का संयोजन। एक दे दिया उत्तल लेंस फोकस दूरी दे दी 20 सेंटीमीटर एक दे दिया अवतल लेंस फोकस दूरी दे दी 60 सेंटीमीटर तो उत्तल की होगी प्लस में और अवतल की होगी माइनस में। उत्तल की फोकस दूरी प्लस में और अवतल की फोकस दूरी किस में होगी माइनस में। यह कह रहा भाई इन दोनों का क्या कर दिया गया है संयोजन कर दिया तो परिणामी लेंस की क्या बताओ फोकस दूरी आप तो सीधा सूत्र लगाओ 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। f1 का मान कितना है भाई 20 और f2 का मान है 60 माइनस का क्योंकि अवतल की किसमें भाई माइनस में 1 अपॉन f यहां से क्या ले लिया 60 3 माइनस 1 तो अगर 2 बटा 60 1 बटा 30 तो f बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई अब इसी सवाल में आपसे परिणामी लेंस की संयोजन की फोकस दूरी लेंस क्षमता पूछता है तो भी आप सूत्र यही लगाओ अगर f1 और f2 दे दे चाहे f पूछे तो भी यही सूत्र चाहे p पूछे तो भी यही सूत्र। एक तरह से p कैसे निकलेगा चलो f तो निकल गया अरे भाई p बराबर 1 अपॉन f 1 अपॉन 30 मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 2 यानी यदि f1 और f2 दे देता है तो हमेशा आपको सूत्र यही लगाना है 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन अच्छा इससे f आ जाएगा और अगर p पूछे तो एक लाइन और बढ़ानी है p बराबर 1 अपॉन f। ठीक है अगला सवाल
इसी पर बेस्ड इस सूत्र को हम लिख सकते हैं P बराबर P1 प्लस P2 और 1/f क्या हो गया P और 1/f1 क्या हो गया P1। तो ये आ गया। अब एक सवाल दिया उत्तल लेंस, इसकी लेंस क्षमता दे दी 5 डायोप्टर। एक हमें दिया अवतल लेंस, इसकी लेंस क्षमता दे दी -3 डायोप्टर। भाई एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस, दोनों की लेंस क्षमता दे दी, एक की दे दी 5 डायोप्टर और एक की दे दी भाई साहब -3। क्या करा भाई साहब कि इनका क्या किया गया संयोजन। क्या किया गया भैया संयोजन। तो आप जानते हो P बराबर P1 प्लस P2। तो कहता है P का मान बताओ, परिणामी लेंस की लेंस क्षमता P बराबर P1 प्लस P2। अब भाई साहब P1 का मान कितना है 5 डायोप्टर -3 डायोप्टर, ये आ गया 2 डायोप्टर। अगर इसी सवाल में P1 P2 देकर और क्या पूछता F, अगर P1 तब भी सूत्र यही लगाते, अगर P1 P2 दे तो सूत्र P वाला ही लगेगा चाहे कुछ भी निकलवा, और F1 और F2 दे दे तो सूत्र लगेगा F वाला, चाहे P निकलवा चाहे F निकलवा। अब भाई साहब F निकलवा रहा है सर, तब भी P वाला ही लगेगा, F निकलवाएगा ना तब भी P वाला सूत्र ही लगेगा, क्योंकि दे क्या रखे P1 और P2। 1 सेकंड लगेगी, F बराबर 1/P 1/2। भाई P से F आ जाएगा, F से P यानी F1 F2 तो F वाला सूत्र, P1 P2 तो कौन सा सूत्र P वाला सूत्र। ठीक है भाई। सवाल हो रहा है तगड़ा सवाल, एक अपवर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी, वैसे बता देता हूं अपवर्ती दूरदर्शी का, इस अपवर्ती दूरदर्शी में अपदर्शक लेंस की फोकस दूरी दे देगा, मान लो कितनी दे दी, इसकी दे दी भाई साहब 144 सेंटीमीटर, और एक दे देगा अभिनेत्री की कितनी 6 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें एक शब्द लिख के देगा नली लंबाई ज्ञात करो, यह कहेगा कि किरणों को समांतर किया गया है। समांतर का मतलब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है अनंत पर। हाँ भाई नली लंबाई कब निकल के आती है, जब कौन सा प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है अनंत पर, या किरणों को समांतर संयोजित करे, समांतर संयोजित, समांतर का मतलब वही बात आ गई अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर। ठीक है, तो भाई साहब क्या होगा कि नली लंबाई चाहिए हमें, और एक पूछता है हमसे कोणीय आवर्धन क्षमता। नली लंबाई और कोणीय आवर्धन क्षमता दो चीजें आपसे पूछेगा, एक तो नली लंबाई और एक पूछेगा भाई साहब कोणीय आवर्धन क्षमता। तो कोणीय आवर्धन क्षमता का सूत्र याद रखना F0 बटा Fe। F0 कितना है 144 और Fe कितना है 6, कट गया कितना आ गया 24। नली लंबाई आ जाएगी F0 प्लस Fe 144 प्लस 6 बराबर में 150, राइट। अच्छा वैसे सूत्र क्या है इसका, m बराबर F0 1/Fe प्लस 1/Be, लेकिन कौन गायब हो गया Be, कौन गायब हो गया Be, क्योंकि दैट इज सवाल फॉर स्पेशल फॉर नली लंबाई। ये सवाल किसका सवाल है, नली लंबाई का। किसका सवाल है भैया, नली लंबाई का। अब यदि एक और आ जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसकी जनरली आवर्धन क्षमता होती है V0 बटा U0 D 1/Fe प्लस 1/B। लेकिन अगर इसमें भी सवाल किसका आ जाता है नली लंबाई का, वो तो उसका था, इसमें नली लंबाई का आ जाए तो सूत्र लगेगा LD बटा F0 Fe। F0 Fe देगा, D जानते हो 25 L दे देगा, LD बटा F0 Fe। ये कब लगेगा, जब संयुक्त का सवाल हो, सूक्ष्मदर्शी का सवाल हो, तो ये भी नली लंबाई का है। अच्छा अब इसमें जैसे सूत्र बेस्ड सवाल क्या है भाई कि गोलीय पृष्ठ की समीकरण है m3 n1 बटा r बराबर m2 बटा b n1 बटा u। भाई ये जानते हो आप 1.5 ये एक r दे देगा, u दे देगा, क्या पूछ लेगा v,
तो यार ऐसे सूत्र बेस्ड सवाल तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक इसमें से एनसीईआरटी में एक सवाल और दे रखा है, बेहतरीन सवाल, जिसको मैं आपको करा देता हूं। एक उदाहरण है, अच्छा लगा मुझे, बढ़िया सा। ऐसे, फिर ऐसे, फिर दोबारा ऐसे। भाइयों इसकी फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी दे रखी है भाई साहब -10 सेंटीमीटर, और भैया प्यारे भाइयों इसकी फोकस दूरी दे रखी है +30 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, और यहां एक बिंब रखा है, बिंब। ये बिंब कितनी दूरी पर रखा है भाई? 30 सेंटीमीटर। तो अगर आप प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब को समझाइए। इसका नाम रख दिया हमने फर्स्ट लेंस, इसका नाम रख दिया सेकंड, और इसका नाम रख दिया थर्ड। फर्स्ट लेंस के लिए लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसका f कितना है भाई 10, प्लस में v हमें चाहिए u का मान -30, अरे बिंब की दूरी -30 क्या हो गया +30। भाई u दे रखा है ना इसका बिंब पहले के लिए, 1/10 माइनस 1/30 बराबर 1/v। यहां से आ गया 30, 3 माइनस 1 1/v, यह आ गया 1/30, सॉरी 2/30 1/v। 2/30 का मतलब होता है मेरे भाई 1/15 1/v, v बराबर 15 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाला लेंस 15 सेंटीमीटर मतलब यहां पर क्या बनाएगा? प्रतिबिंब। अब भाई साहब ये वाला जो सेकंड है, सेकंड लेंस, इसके लिए फोकस दूरी कितनी? -10। ये है, ये इसका तो प्रतिबिंब बना, यहां 15, अरे 5 ये और 10 ये, तो यहां बना दिया इसने प्रतिबिंब। लो भाई साहब यहां बना दिया इसने प्रतिबिंब, बना दिया। ये इस सेकंड वाले का क्या है? बिंब। ये सेकंड से कितनी दूर है? 10। अब बिंब 10 सेंटीमीटर, फोकस भी 10, यानी बिंब कहां पर रखा है? फोकस पर। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। अरे बिंब 10, ये भी 10, यानी बिंब कहां रखा है? फोकस पर, तो प्रतिबिंब बन गया अनंत पर। लो ये लो, कहां बन गया? अनंत पर। अब भाई साहब अगर मैं बात करूं थर्ड लेंस की, तो इसके लिए v का मान अनंत आ गया, इसके लिए कितना आ गया? 15। अब इसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है यहां, तो इसके लिए तो बिंब है वो, तो बिंब की दूरी कितनी है? अनंत। जब बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर, और फोकस कितना है इसका? 30 सेंटीमीटर। तो इसका प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर, इसका प्रतिबिंब अनंत, और इसका 15 सेंटीमीटर। अब रे ऑप्टिक्स में से आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा, एक भी सवाल किसी को भी करके देख लेना आप रे ऑप्टिक्स में से। अब आ जाते हैं भाई साहब 10वें चैप्टर के सवाल। 10वें चैप्टर में से क्या पूछ सकता है वो देखें आप। इसमें तरंग दैर्घ्य दे रखी है। 10वें चैप्टर का पहला सवाल, तरंग दैर्घ्य दे रखी 589 नैनोमीटर। 589 नैनो का मतलब 10 की पावर -9 मीटर। ये कहता पहले परावर्तित किरण के लिए, कौन सी किरण के लिए? परावर्तित किरण के लिए। और एक मेरे भाई कौन सी किरण के लिए? अपवर्तित किरण के लिए। तरंग दैर्घ्य बताओ, यहां भी तरंग दैर्घ्य बताओ। आवर्ती बताओ, यहां भी आवर्ती बताओ। चाल बताओ,
यहां भी चाल बताओ। 3 चीजें पूछ रहा है, जबकि अपवर्तनांक दे रखा है 1.33 n। जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? जल हवा, मतलब पहला माध्यम हवा है और दूसरा माध्यम जल है। ये 2-1 होता है, एंड 2 कौन है? जल, और 1 कौन है? हवा। भाई साहब कोई किरण ऐसे आ रही और ऐसे चली गई, तो हवा से हवा में जा रही है, तो तरंग दैर्घ्य बदलेगी नहीं, वही 589 गुणा 10⁻⁻9 मीटर। अरे ये ना आवर्ती, जब आवर्ती भी वही रहेगी। चाल, अच्छा कितनी चाल से आती है? 3 गुणा 10 की। पहला माध्यम कौन है? हवा, यहां देखो हवा, और दूसरा कौन है? जल। तो हवा में कितनी चाल? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। तीनों उत्तर आ गए। अब तरंग दैर्घ्य चाहिए, तो आप ऐसे करो, अब इसकी बात चल रही ये, तो यहाँ λ1, यहाँ λ2। λ1 का मान तो कितना है? 589। λ2 चाहिए, और यही तो चाहिए आपको। λ2 बदल जाएगी, तो n बराबर में λ1 बटा λ2 जल का दे रखा है। λ1 589, λ2 आ जाएगा। आवर्ती चाहिए, आवर्ती। तो आवर्ती क्या होती है? ऐसे भी तो निकाल सकते हो आप, c/λ। c जानते हो, λ ये आ जाएगा। वेग तो दोबारा से n बराबर v1 बटा v2। लेकिन भाई दूसरा माध्यम कौन है? जल, और पहला कौन है? हवा। तो v1 कौन है? v1 का मान तो c है, अरे हवा में चाल, और v2 चाहिए। n दे रहा है 1.33, c जानते हो कौन आ जाएगा? v2। कंसेप्ट बेस्ड सवाल, सिंपल सा सवाल। भाई हवा में तो कुछ ना बदलेगा अपवर्तन में, जब हवा से जल में जाएगी। परावर्तन में कुछ ना बदले, धुआंधार वही तरंग दैर्घ्य, वही आवर्ती, सब कुछ वही। और अपवर्तन में सूत्र लगाया जाओ, अगर v1 बटे v2, तो v1 भाई हवा में चाल, v2 जो हमें चाहिए। ठीक है, देखो शानदार सवाल। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। इसका मतलब n कांच हवा, तो ये कौन है? पहला माध्यम। ये कौन सा है? दूसरा। अरे 2-1, तो 1 कौन है? हवा, दूसरा कौन है? कांच। राइट, बस तुम तो ये देख लिया करो। ये करा भाई साहब, कांच में प्रकाश की तरंग की चाल बताओ यहाँ। तो इसको v1 मान लो, इसको v2। n बराबर v1 बटा v2। n दे रखा है 1.5। अब v1 की जगह रखना है c, क्योंकि जा कहां से लिए? हवा से। n कांच, ओनली कांच का दिया था, हवा मैंने अपनी तरफ से लिखा हेल्पिंग के लिए। भाई कुछ ना दे तो हवा, और हवा से फुल हेल्प हो गई, हवा का c, तो कांच में आ जाएगी ना चाल। समझ गए भाई? वो कहता पानी का अपवर्तनांक कितना है? 1.33। तो तुम जानबूझकर यहाँ क्या लिखो? हवा, ये माध्यम नंबर 1 और ये 2। 2-1 होता है ना, 2-1। तो हवा से पानी, अब पानी में पूछेगा जानबूझ के चाल, तो हवा में तो जानते हैं ना c, और v2, तो सूत्र लगा दो v1 बटा v2। ये तो दे के रखेगा वो अपवर्तनांक। ये ट्रिक थी कि इसका मान c होगा, हवा। ये पूछेगा आपसे, ठीक है। एक तो ये सवाल हो गया कंसेप्ट। एक ये बेहतरीन सवाल है, यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग, जिसमें आती है बैंड चौड़ाई बीटा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बीटा क्या है? बैंड चौड़ाई। भाई बीटा क्या है? बैंड चौड़ाई। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य। और डी क्या है? डी पर्दे की दूरी। और स्मॉल डी क्या है भाई? स्रोतों के बीच की दूरी। स्मॉल डी स्रोतों के बीच की दूरी, कैपिटल डी है पर्दे की दूरी। ठीक है, एक एनसीईआरटी का सवाल दे रखा है बढ़िया सा कि यंग के द्विध्रुवी प्रयोग, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग। द्विध्रुवी का मतलब क्या होता है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग, वही तो है ना द्विध्रुवी प्रयोग। झिरियों के बीच की दूरी, झिरी S1 और S2। अरे झिरी का मतलब है स्रोत, इनके बीच की दूरी।
झिरियों के बीच की दूरी, झिरियां S1 और S2, झिरी कह ले, छिद्र कह ले, रेखा छिद्र कह ले, ये कंफ्यूज करता है लैंग्वेज में। झिरियों के बीच की दूरी स्मॉल डी कितनी दे रहा है कि भाई 0.28 mm। झिरियों के बीच की दूरी मतलब स्मॉल डी 0.28 mm, इसका मतलब 0.28 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर, राइट। तथा पर्दे की दूरी मतलब कैपिटल डी कितनी दे रहा है 1.4 मीटर, राइट। केंद्रीय दीप्त से चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 है। याद है आपको YN केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से NV दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, तो ये कितनी तरह की 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ये लेकिन इसने YN ये तो थी NV दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, लेकिन इसने दे रहा है चौथी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर। तो ये कहता है तरंग दैर्ध्य बताओ। शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए एक बार, जबरदस्त प्रश्न। हाँ बेटा, किसने दिए, किसने दिया आपको ये किसने दी, किसने दी है? देखो भाइयों, जो पहले टाइप का सवाल है वो तो ये बनता है, समझना। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, पहले टाइप का सवाल, और आपको दे देगा लैम्बडा, ये दे दिया 400 एनस्टोन, 400 गुणा 10 की पावर माइनस 10 एनस्टोन मतलब बेटा। अब आपसे सीधा कहता है बेंड चौड़ाई बताओ, क्या बताओ भैया, बेंड चौड़ाई। ये तीनों चीज दे दी, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्बडा दे रखा है, ये रहा कैपिटल डी दे रखा है और स्मॉल डी दे रखा है। बेटा क्लास ले रहा हूँ, जाओ मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मैं पढ़ा रहा हूँ भाई। तो पहला क्या था, स्मॉल डी दे दिया, कैपिटल डी दे दिया और लैम्बडा दे दिया, सीधा पूछ बेंड चौड़ाई का सूत्र लगा दो, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लेकिन इस सवाल में क्या किया गया पता है आपको, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी मतलब y4 दिया, याद है YN केंद्रीय, याद ये YN होती थी, YN केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से NV दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, उसे क्या कहते थे YN, वही दिया इसने, कितनी 1.2 सेंटीमीटर। बेंड चौड़ाई नहीं दी है, ये वो दी है 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। YN का सूत्र याद है आपको, n लैम्बडा डी, यानी बेंड चौड़ाई का सूत्र जो है वही का वही है, बस इसमें क्या लग जाता है n। YN क्या होते हैं, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से NV दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, अगर चौथी है तो 4 लिख दे, तो ये क्या हो गया n बराबर 4, अगर पांचवी है तो n बराबर 5, y4 तो दे रखा है ये दूरी, ये दे, सॉरी गलत हमने सही कर दिया, लैम्बडा को स्मॉल डी और कैपिटल डी दे रखे हैं, कौन आ जाएगा लैम्बडा। अच्छा सवाल, शानदार।
इसके बाद इसमें से एक सवाल बनता है कि आपको पथांतर दे रखा है एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी एनसीईआरटी का 5वां सवाल, एक वर्णी प्रकाश, उसमें दे रखा है पथांतर लैम्डा, उस समय तीव्रता कितनी दे रखी है के। एक वर्णी प्रकाश है, पथांतर दे रखा है लैम्डा और तीव्रता दे रखी है के। ये कह रहा है कि यदि पथांतर लैम्डा बाई 3 कर दिया जाए तो तीव्रता कितनी हो जाएगी। जब एक वर्णी प्रकाश होता है तो बेटा I1 बराबर I2 बराबर I1 I2 किसके बराबर I के, राइट। तीव्रता का सूत्र होता है I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos phi। तीव्रता I प्लस I, अरे ये तो I हो जाएंगे यार, ये बराबर आंसर है, प्लस 2 अंडर रूट I क्या हो गया I और cos। अब हमें चाहिए phi, phi क्या है कलांतर, कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पथांतर, पथांतर कितना है लैम्डा, भाई यही तो सूत्र है, कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पथांतर, पथांतर कितना है लैम्डा, लैम्डा से क्या कट गया लैम्डा तो 2 पाई, और cos 2 पाई का मान कितना होता है 1, तो ये हो गया 4i। और तीव्रता दे कितनी रखी है के, तो I बराबर में k बटा 4। लेकिन इधर आओ, दोबारा सूत्र लगाया, अब I डैश नई तीव्रता बतानी है, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos phi। पहले phi निकालो, phi का मतलब कलांतर, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पथांतर, और पथांतर कितना लैम्डा बाई 3, लैम्डा से क्या कट गया लैम्डा 2 पाई बाई 3, phi का मान 2 पाई बाई 3, पाई मतलब 180 और बटा में 3, ये आ गया 60 120, phi का मान आ गया 120। I डैश बराबर I1 की जगह I, I2 की जगह भी I, तीव्रता समान है, प्लस 2 अंडर रूट I क्या हो जाएगा I, और cos कितना 120, cos 120 का मान कितना होता है माइनस आधा, 2 से क्या कट गया 2, I डैश बराबर I प्लस I और माइनस में I से क्या कट गया I डैश बराबर I और I का मतलब k बाई 4। ये शानदार सवाल था इसमें से। और 10 में से एक सवाल और है, अगर बनेगा तो कि तीव्रताओं का अनुपात दे देगा I1 और I2, ये दे दिया भाई साहब 81 और 1, तो I मैक्सिमम बटा क्या पूछ लेगा I मिनिमम। सूत्र है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर बटा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। कहेगा प्रथम और द्वितीय तरंग की तीव्रताओं का अनुपात 81 अनुपात 1 है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का क्या बताओ अनुपात 81 अंडर रूट, तो कितना आ गया 9, 1 का अंडर रूट 1 क्या कर दिया स्क्वायर, और 9 माइनस 1 का स्क्वायर, 9 और 1 10, 10 का कितना हो गया 100, या 8, तो ये कितना हो गया 64, तो उत्तर आ गया 100 अनुपात 64, राइट। अंडर रूट में लेने हैं ना। अब तीव्रताओं की जगह आया A1 और A2, ये दे दे 3 और 2, क्या पूछा I मैक्सिमम बटा I मिनिमम, तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 25 बटा 1। सूत्र बेस है भाई। अब आता है 11वां पार्ट, फटाफट देखो। अब 11वें चैप्टर के तो यार 50 बार आपको क्लास में करा दिया। पहला सूत्र है न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, c का मान 3 गुणा 10 की पावर 8, न्यू दे देगा लैम्डा पूछ लेगा, लैम्डा दे देगा न्यू पूछ लेगा, तरंग दैर्घ्य रावृत्ति फाई 0 बराबर h न्यू 0, कार्यफलन फाई 0 कौन है कार्यफलन h प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का मान 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल गुणा सेकंड। प्लांक नियतांक का मान होता है 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल गुणा सेकंड।
हाँ भाई, अब फाई जीरो बराबर एच न्यू जीरो, फाई जीरो दे देगा, एच जाने तो न्यू जीरो नहीं, या न्यू जीरो दे देगा फाई जीरो। तीसरा इसमें आता है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर ई वी जीरो। ये वी जीरो कौन है? निरोधी विभव, और इसे कहते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा। हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम को क्या कहते हैं भैया? अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम ई वी जीरो। ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19, वी जीरो दे देगा, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम पूछ लेगा, यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा ये दे देगा, ये पूछ लेगा। चौथा न्यू माइनस न्यू जीरो बराबर में हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। अब इसमें क्या होगा? अगर इसका सवाल घुमाएगा भी तो इसको खोल लेना, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो बराबर हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। तो इसको क्या कर देगा वो? फाई जीरो। अब देख लेना, न्यू दे रखा होगा, फाई जीरो दे रखा होगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। सूत्र बेस्ड सवाल, या फिर इस चैप्टर में से सवाल किसमें से पूछा जाता है? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली एच अपॉन पी, एच अपॉन एम पी, एच अपॉन अंडर रूट 2 एम के, एच अपॉन अंडर रूट 2 एम क्यू वी जीरो। भाई साहब एच जानते हैं, पी दे देगा, अच्छा द्रव्यमान और वेग दे देगा, द्रव्यमान गतिज ऊर्जा दे देगा, द्रव्यमान आवेश और वोल्टेज। अच्छा यहाँ वी क्या है? वी वेग, और वी जीरो क्या है? वोल्टेज, निरोधी विभव। इस चैप्टर में वी है वेग और वी जीरो क्या है मेरे भाई? वोल्टेज। ठीक है, अब देखो, या इलेक्ट्रॉन की, जैसे एक तगड़ा सवाल, एक इलेक्ट्रॉन पर सवाल है, इलेक्ट्रॉन का वेग 100 मीटर पर सेकंड है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बताओ। तो सूत्र क्या लगेगा? 12.27 नहीं, अब सूत्र लगेगा एच अपॉन एम वी। भाई वेग दे रखा है, वेग, तो एच जानते हो, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणा 10 की पावर -31, और वेग दे रखा है 100। लेकिन अगर वोल्टेज दे दे कितना? 100 वोल्ट, अब लगेगा 12.27 अंडर रूट वी जीरो, और साथ में कौन मेरे भाई? एंगस्ट्रॉम। तो वोल्टेज देगा तो 12.27 वाला, और वेग देगा तो एच अपॉन एम वी। ठीक है, अगला सवाल। अब एक सवाल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और एक कौन है? अल्फा कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और एक कौन है? अल्फा कण। दे दे भाई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम, प्रोटॉन का होता है जी 1.672 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम, और ये होता है 4 एमपी, इसका भी 4 गुणा। भाई साहब इसमें -31, इसमें -27, तो ये कैसा है? कम द्रव्यमान है। इसका कैसा है? ज्यादा। इसका और भी ज्यादा, क्योंकि 4 गुना है। तो एक सवाल आता है, काफी फेमस सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछा गया सवाल कि भाई एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण, तीनों की गतिज ऊर्जा के क्या है भाई? समान। तो किसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कम होगी? तो लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2 एम के। भाई गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा वाला सूत्र लगा दे भाई, गतिज ऊर्जा दे रखी है समान, तो एच कांस्टेंट, गतिज ऊर्जा कांस्टेंट, दो कांस्टेंट, तो ये जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कम होगी। एक लाइन लिखोगे नीचे, बस ऐसे कर ले। तो अब सबसे ज्यादा द्रव्यमान यानी तरंग दैर्घ्य द्रव्यमान पर डिपेंड करेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा तो खत्म, कांस्टेंट है भाई। द्रव्यमान किसका ज्यादा है? अल्फा कण का, तो इसकी गतिज ऊर्जा सबसे कम। इस 11वें चैप्टर में से एक फेमस सवाल हो रहा है कि भाई साहब इसका कार्यफलन दे देगा, शायद वो दे रहा है 4.2 वाला, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पे कोई प्रकाश आ रहा है, मान लो 5000 एंगस्ट्रॉम का, 500 एंगस्ट्रॉम का। ये कहेगा कि बताओ ये प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा या नहीं होगा। तो आप इसकी क्या निकाल लें? ऊर्जा। ऊर्जा किस सूत्र से? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सूत्र क्या है? 1.25 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा का मान 500, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10। अगर इस ऊर्जा का मान 4.2 से कम आया
तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। यदि इसका मान 4.2 या 4.2 से ज्यादा आया तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। तो बता दोगे कि उत्सर्जन यस या नो, ऐसा एक एनसीईआरटी में सवाल दे रखा है। तो बेटा 4.2 है, मतलब कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। यदि इसका मान लो 3.2 आ गया तो उत्सर्जन नहीं होगा। इसका मान 2 आया तो ऊर्जा का, ये जो सूत्र से निकाले, तो नहीं होगा ना भाई। लेकिन अगर ई का मान 6 आ जाता है, फट से होगा। कम से कम कितनी ऊर्जा चाहिए, 4.2। लीजिए भाई चैप्टर नंबर 12 एटम। अब एटम में तो यार क्या ही है, शानदार जानदार अद्भुत सवाल आएंगे। एक तो इसमें सवाल है एटम में कि हाइड्रोजन की पांचों एनर्जी याद होनी चाहिए आपको, E1 E2 E3 E4 एंड E5। माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पांचों एनर्जी याद होनी चाहिए। इसमें एक सवाल आता है पहला, अब ये सूत्र बेस पूछ लेगा 0.529 एंगस्ट्रॉम n2n²/z। कह देगा हाइड्रोजन के दूसरे कक्ष में बताओ, तो z बराबर 1 रख देना भाई, हाइड्रोजन है, n बराबर 2 रख देना। Vl का पूछ लेगा 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, z/m सीधा पूछ लेगा। एनर्जी का पूछ लेगा। लेकिन इसमें से एक सवाल आता है, भाई साहब इलेक्ट्रॉन को पहले कक्ष से दूसरे कक्ष में भेजना है यहां, तो एनर्जी बताओ। तो इसका उत्तर होगा E2 - E1। इसे पता है क्या बोलते हैं, कौन सी ऊर्जा भाई, उत्तेजन ऊर्जा। पहला तगड़ा सवाल बनता है इस चैप्टर में से, उत्तेजन ऊर्जा, कि इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजना है E2, अगर पहले से तीसरे में भेजना है तो सवाल बनेगा E3 - E1। अब पहले से दूसरे में भेजना था गैप के बराबर, तो E2 का मान -3.40, माइनस माइनस प्लस 13.6, तो भाई साहब ये आ जाएगा प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल पैटर्न। अब सूत्र बेस्ड सवाल तो यार ये थोड़ी सर सूत्र बेस्ड तो यार करने ही चाहिए आपको। एक आ जाता है जैसे श्रेणी है, जैसे कौन सी श्रेणी, लाइनमैन। अब इसमें n1 बराबर कितना होता है, 1, n2 बराबर होता है 2 3 4 5 6, ऐसे कहां तक, अनंत। ये कहता है कि भाई लाइनमैन श्रेणी की न्यूनतम क्या बताओ, तरंगदैर्घ्य। अब लाइनमैन क्या, किसी भी श्रेणी पूछ रहे, तरीका तो एक ही होगा, सवाल पढ़ो, लाइनमैन श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बताओ। लाइनमैन श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बताओ। लाइनमैन के भैया किसी की पूछ रहे, तरीका ये होगा, जब भी आपसे तरंगदैर्घ्य पूछता है तो आप सीधा चेक दो किसको, रेडबर्ग। सूत्र लगाने पर 1/λ बराबर r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। 1/λ बराबर r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब देखो भाई 1/λ बराबर n1 का मान तो फिक्स है 1, लेकिन समस्या कहां है n2 में, जब आपसे पूछे न्यूनतम तो तुमको करना है खत्म, न्यूनतम खत्म, न्यूनतम खत्म, न्यूनतम खत्म, लास्ट अनंत का स्क्वायर। 1/λ बराबर ये 0 हो जाएगा 1, तो लैम्बडा बराबर यहां से उल्टा हो जाएगा 1/r, और 1/r का मतलब 912 एंगस्ट्रॉम। 1/r का मान कितना होता है बेटा, 912 एंगस्ट्रॉम। दूसरा सवाल है, लाइनमैन श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्घ्य बताओ।
तो दोबारा रेडबर्ग सूत्र 1 अपॉन लैम्ब्डा बराबर r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। n1 का मान कितना, अभी भी 1 है, लेकिन अब अधिकतम में कहो स्टार्ट, तो यहां कर दो 2 का स्क्वायर। अधिकतम का मतलब 2 का स्क्वायर। भाई अधिकतम, शुरुआत, अधिकतम, मैक्सिमम, शुरुआत करो, तो शुरुआत कितनी है 2, तो ये हो गया 1 अपॉन लैम्ब्डा बराबर r 1 माइनस 1/4, ये 3/4 1 अपॉन लैम्ब्डा, पर हमें तो लैम्ब्डा चाहिए तो इसको कर दो उल्टा 4/3 और बटा में r 4/3 1/8 का मान 912 एंगस्ट्रॉम, 3 एकम 3 3 3 9 300, तो ये आ जाएगा 4 गुना 304 1216 एंगस्ट्रॉम। कुछ नहीं, कोई सा सवाल हो, देखो अगर लाइनमैन की जगह बामर होती, सपोज दैट बामर होती, बामर, तो बामर में n1 बराबर 2 लाइनमैन बामर और n2 बराबर 3 4 5 ऐसे, तो ये तो फिक्स है भाई, यहां n1 का मान रखना है तो फिक्स है हर श्रेणी में। लेकिन अगर पूछता है अधिकतम तो यहां 3 लिख दोगे, और न्यूनतम पूछे तो अनंत, बामर के लिए भी। भाई आपको श्रेणियों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसी में एक लास्ट और अंतिम सवाल, शानदार सवाल, ये कहता है, एक सवाल है शानदार, लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग धैर्य बताओ। हाँ भाई पढ़ो, लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा की क्या बताओ, तरंग धैर्य। तो रेडबर्ग सूत्र लगा दिया, तरंग धैर्य चाहिए भाई। अब n1 में तो कोई दिक्कत है नहीं, 1 आ गया। n2 देखो, n1 बराबर 1, n2 बराबर 2 3 4 5 ऐसे अनंत। अब एक तरह से या तो 2 लेते हैं या अनंत लेते हैं। n2 का मान भाई ये तो फिक्स है, 1 आ गया। n2 मान 2 या अनंत। 2 कब लेते हैं, जब अधिकतम पूछे, और अनंत कब लेते हैं, जब न्यूनतम पूछे। अब इसमें ना अधिकतम पूछे ना न्यूनतम, इसमें क्या पूछे, द्वितीय रेखा, कौन सी श्रेणी की, लाइमन। तो द्वितीय रेखा कैसे मिलेगी, अब सुनो ना, 2 लेंगे ना अनंत लेंगे। 2 कब लेते, जब अधिकतम पूछता, अनंत कब लेते, जब न्यूनतम पूछता। अब द्वितीय रेखा पूछिए तो 2 से 1 में आया पहली रेखा, 3 से 1 में कूदेगा, 3 से 1 में कूदेगा तीसरी रेखा, यानी दूसरी रेखा के लिए कहां से कूदना जरूरी है, 3 से, तो यहां आ जाएगा। अच्छा यहां तो 1 आएगा भाई, यहां n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, तो n1 का मान तो 1 हो गया, लेकिन अब इसका मान कितना लेंगे, 3। अगर पूछता तीसरी रेखा, तो 2 से कूदेगा पहली रेखा, 3 से कूदेगा दूसरी रेखा, तीसरी रेखा के लिए कहां से कूदना चाहिए, 4 से, तो n2 बराबर 4। समझ गए भाई। अब आता है नाभिक का सवाल। नाभिक में एक तो ये है, नाभिक में ज्यादातर सवाल मैंने आपको नोटबुक में करा रखे, 1 mu के तुल्य ऊर्जा। अब पूछ लेता है 1 ग्राम की ऊर्जा बताओ, तो मेरे भाई E बराबर mc स्क्वायर। ग्राम को बदल लो भाई, तो 10 की पावर माइनस 3, तो 10 की पावर माइनस 3, सी का मान 3 गुना 10 की पावर 8, क्या कर दो स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 3, 3 3 9 गुना 10 की पावर 16, तो 9 गुना 10 की पावर 13 जूल। एक इसमें सवाल वो है 1 mu के तुल्य ऊर्जा, और बाकी सवाल मैंने इसके नोटबुक में किया। एक सवाल फेमस आता है इसमें से कि भाई हाँ a प्लस बी बराबर में c प्लस डी, इसके लिए q का मान बताओ। ये कहता है a प्लस बी बराबर c प्लस डी के लिए q का मान बताओ। कोई रिएक्शन लिख देना, तो ये होगा मास ऑफ a प्लस मास ऑफ b माइनस मास ऑफ c माइनस मास ऑफ डी, मंझला ब्रैकेट और c स्क्वायर, राइट। ये amu में देगा, ये भी amu में देगा, ये सब कुछ देगा वो किताब वाला, तो ये आ गया x इनको घटाने पर। लेकिन ये किस में आएगा, amu में, किस में आएगा भैया, amu, और n2 में c स्क्वायर, और amu into c स्क्वायर कितना होता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस x को, x का मतलब 5 10 15 जो भी आया सोल्व करने पर, इसको 931.5 से क्या कर देना, गुणा। अब जैसे एक समीकरण दे देता है
1h1 प्लस 1h1 सॉरी 1h2 प्लस 1h2 2He4 कहता भाई Q का मान बताओ, तो मास ऑफ 1h2 प्लस मास Q मतलब मुक्त ऊर्जा, मास ऑफ 1h2 माइनस मास ऑफ 2He4। भाई इधर वालों का जोड़ो उधर वालों को घटा दो और मंझला ब्रैकेट और इनटू में c², ये हमें देगा वो, ये भी देगा ये भी देगा mu में, तो ये x आ गया मान लो सॉल्व करने पर, लेकिन आएगा किसमें भाई mu में और c², इसका भाई 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी सवाल इसके नोट में करा रखे, नोट्स में देख लेना। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में से बेटा क्या ही बता सवाल, इतने सूत्र है नहीं उसमें, सवाल बनते नहीं, नॉर्मल सवाल बनते हैं उसमें से, ठीक है। अब प्यारे भाइयों आपके पास एक दिन भी नहीं बचा है, अभी शाम का समय। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चे, जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे एक बार तरीका बता देता हूं, तीसरे चैप्टर की वीडियो नहीं डाली हमने, तो उसके डेरिवेशन आप कर लेना, एक तो उसमें से कर लेना आप अपवहन वेग और इसका डेरिवेशन, एक उसमें से कर लेना भाई J बराबर सिग्मा ई, एक उसमें से कर लेना I बराबर VDANE, एक उसमें से कर लेना भाई साहब हीट स्टोन सेतु, एक उसमें से कर लेना सेलों का संयोजन दोनों, और एक उसमें से ओम के नियम का सत्यापन। ये 6 डेरिवेशन उसमें से आप कर लेना, किरचॉफ वगैरह तो हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी मैंने आपको ये करा दिया, अब बेटा आपको एक बार सारे डेरिवेशन लिख लिख के सॉल्व कर लेने हैं। अब न्यूमेरिकल तो छोड़ो, हो जाएंगे, ये वीडियो देख लेना आपने, कल पेपर में न्यूमेरिकल हो जाएगा आपसे 100%। डेरिवेशनों को एक बार निकाल कर प्रैक्टिस कर ले, जिसमें सबसे पहले रे ऑप्टिक्स एक बार फाइनल निकालने, एसी चौथा चैप्टर, और 11वें में भाई ये भी आ सकता है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, एक ही तो डेरिवेशन है उसमें आ सकता है भाई, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण को क्या करो सिद्ध, तो इसको भी निकाल लेना एक बार चौथे के, फिर किसके भाई तीसरे के, 11वें में तो एक ये है ये वाला बस, फिर भाई पहले दूसरे छठे इनके ये 3-4 पार्ट, मतलब पहले इन 5 पार्टों के डेरिवेशन निकालो, फिर बाकी 9 पार्टों के डेरिवेशन, एक बार डेरिवेशन और निकाल ले, फिर एक बार परिभाषाओं को फेर लेना और इस वीडियो को देख लेना। एडिशनल आपने फेर लिए होंगे, नहीं फेरे तो अभी फेर लो एक बार, शाम से पहले एक बार आप फाइनल सब कुछ फेर के कंप्लीट। कल आपको 8 तारीख को सुबह फ्रेश माइंड जाना है, कुछ नहीं पढ़ना, जो कुछ आपको फेरना है आज फेर लेना रात तक। अभी कॉन्फिडेंस बना के रखें, पेपर बहुत नॉर्मल आता है राजस्थान बोर्ड का, तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। ये हमारी अंतिम वीडियो आज की या पेपर से पहले की, तो उम्मीद है कि आप सभी का पेपर अच्छा होगा, बढ़िया होगा। हमसे जितना प्रयास हो सका था हमने करा, लगातार वीडियो बनाई, लगातार चैप्टर्स पे कंसेप्ट कमांड बनाई। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।